कहानी शुरू होती है जब हीरो की पार्टी डीमन लॉर्ड को कैद करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ये जीत अधूरी थी, क्योंकि जब तक उसे पूरी तरह से हराया नहीं जाता, दुनिया पर तबाही का साया मंडराता रहेगा। टीम इस बात से दुखी है कि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनका लीडर उन्हें हिम्मत देता है कि भविष्य में एक नया हीरो जरूर आएगा जो उनके काम को पूरा करेगा और डीमन लॉर्ड का हमेशा के लिए अंत कर देगा। कई साल बाद हम देखते हैं ए रैंक पार्टी थंडरपाइक को, जो एक डंजन में लाइव स्ट्रीम कर रही है। दोनों फाइटर्स हमला करते हैं और जादूगर अपने स्पेल्स कास्ट करना शुरू करते हैं। पार्टी के सपोर्टर यूका के दिए गए बफ्स की वजह से टीम एक विशाल हाइड्रा को रिकॉर्ड टाइम में धूल चटा देती है। थंडरपाइक के मेंबर्स अकेले ही काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन जब वो साथ काम करते हैं तो उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि उनके इतने सारे फैंस हैं। लेकिन ऊपर से देखने पर यह टीम एकदम परफेक्ट लगती है, पर सच्चाई कुछ और ही है। जैसे ही स्ट्रीम खत्म होती है, टीम का रेड मेज और सपोर्टर यूका एक बॉम्ब फोड़ता है। वो थंडरपाइक छोड़ रहा है, अभी और इसी वक्त। साइमन वजह पूछता है। यूका साफ साफ बताता है कि उसे रिवॉर्ड का आधा हिस्सा भी ठीक से नहीं मिल रहा। उसे इतने कम पैसे मिले कि उधार लेने की नौबत आ गई है और वो ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। साइमन इसका जवाब देते हुए कहता है कि यूका पार्टी में आखिर योगदान ही कितना देता है। बैरी भी बीच में कूदकर बोलता है कि यूका तो कभी लड़ाई में उतरता ही नहीं, वो बस अपने बेकार इंचेंटमेंट से उनके आइटम्स की ड्यूरेबिलिटी खराब करता रहता है। यूका को विश्वास नहीं होता कि बैरी उसके इंचेंटमेंट्स को बेकार कह रहा है, लेकिन पार्टी में सिर्फ बैरी ही ऐसा नहीं सोचता। सिर्फ जेमी को लगता है कि यूका काम का है, पर वो भी इसलिए क्योंकि यूका उनकी स्ट्रीम सेटअप करने में अच्छा है। कैमिला यूका से कहती है कि अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए तो उसे टीम मेंबर के तौर पर ज्यादा काम करना होगा। इस पर यूका पलटकर कहता है कि कैमिला को ये कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो एक हीलर है और लड़ाइयों में यूका हमेशा उसकी रक्षा करता है। यूका कहता है कि उसके काम की कोई कदर नहीं है और यही वजह है कि वो पार्टी छोड़ रहा है। साइमन उसे ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले मैनेज कर लोगे? तुम बी रैंक सिर्फ इसलिए हो क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं और मैंने मेहरबानी करके तुम्हें थंडरपाइक में रखा है। साइमन ये भी साफ कर देता है कि यूका के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूका को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी के 5 साल इस पार्टी के लिए बर्बाद कर दिए, जिनके बिना वो यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनकी नज़र में वो अभी भी यूजलेस है। थंडरपाइक छोड़ने के बाद यूका सीधा गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और काम के बारे में पूछता है। वो रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर हैरान है कि इतना मशहूर एडवेंचरर काम ढूंढ रहा है। यूका बताता है कि उसने टीम छोड़ दी है। ये सुनकर उसे ज्यादा झटका नहीं लगता, क्योंकि ऐसी चीजें होती रहती हैं। वो यूका को एक फॉर्म देती है। जब यूका फॉर्म भरकर लौटा रहा होता है, तभी एक लड़की दौड़कर आती है और उसे गले लगा लेती है। उसका नाम मरीना है और वो यूका की स्टूडेंट रह चुकी है जब वो 6 महीने पहले एडवेंचरर क्लासेस पढ़ाता था। मरीना जैसे ही सुनती है कि यूका नई पार्टी ढूंढ रहा है, वो उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देती है। वो कहती है कि उसके प्यारे टीचर अगर उसकी पार्टी में आ जाएं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। यूका उसका ऑफर मान लेता है। कुछ देर बाद वो मरीना और उसकी पार्टी के साथ बैठा है। पार्टी की दूसरी मेंबर सिल्क इस बात से बहुत खुश है, लेकिन हैरान भी कि यूका जैसा बी रैंक एडवेंचरर उनकी डी रैंक पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाहेगा। यूका बताता है कि उसे अब आराम से काम करना है। थंडरपाइक में हाई लेवल मिशंस के चक्कर में उस पर हमेशा कर्ज रहता था। अब वो आसान क्वेस्ट करना चाहता है। सबके मान जाने पर यूका ऑफिशियली उनकी पार्टी का मेंबर बन जाता है। तो उनकी नई पार्टी का पहला मिशन शुरू हुआ, पेंटाल माइन डंजन से मैजिक आयरन ओर लाना। इतने टाइम बाद यूका एक मिशन के लिए इतना एक्साइटेड था। उसे अपने एडवेंचरर बनने के शुरुआती दिन याद आ गए। यूका को याद था कि इस डंजन के छठे यानी 6th फ्लोर पर बहुत सारा ओर मिलता है, लेकिन 5वें फ्लोर के बॉस से लड़ने से बचने के लिए उसने सुझाव दिया कि वो 4थे फ्लोर से शुरुआत करें। जैसे ही वो डंजन में घुसे, मरीना आगे बढ़ी और एक स्टिक से जमीन पर ट्रैप्स चेक करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूका ने उसे सिखाया था। यूका को उस पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने मरीना को रोका और कहा कि उसके पास इससे भी बेहतर तरीका है। मरीना कंफ्यूज हो गई क्योंकि उनकी पार्टी में ट्रैप्स का पता लगाने के लिए कोई स्काउट या थीफ नहीं था। तभी यूका ने अपना जादू दिखाया। उसने एक डिटेक्शन लैंप निकाला जिसमें एक स्पेशल तेल की वजह से सारे ट्रैप्स चमकने लगते थे। अब वो ट्रैप्स को एक स्काउट की तरह ही आसानी से देख सकते थे। लैंप तो बहुत काम का था, लेकिन सिल्क को चिंता हुई
ये स्पेशल ऑयल तो बहुत महंगा होगा। पर यूका ने मुस्कुराकर बताया कि ये तेल उसमें खुद अपनी एल्केमी से बनाया था, इसलिए उसे ज्यादा खर्च नहीं हुआ। सभी ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी यूका सबको रोकता है। उसे आगे कुछ महसूस हो रहा है। एक लड़ाई के लिए तैयार होने का इशारा मिलते ही वो आगे बढ़े और उनका सामना बॉगल्स के एक ग्रुप से हुआ। सिल्क ने पहला तीर चलाकर एक बॉगल को ढेर कर दिया, जबकि मरीना बाकियों पर टूट पड़ी। इसी बीच यूका ने चुपके से मरीना पर एक के ऊपर एक फिजिकल इंचैंटमेंट्स डाल दिए ताकि वो बेहतर लड़ सके। साथ ही उसने बॉगल्स पर डीबफ डाला, जिससे उनके पैर लड़खड़ाने लगे। जब बॉगल्स होश खो बैठे, मरीना ने एक ही झटके में दोनों को आधा काट दिया। वो खुद अपनी ताकत देखकर हैरान थी। उसने मुड़कर यूका से पूछा कि ये जो अभी मैंने महसूस किया, क्या ये तुम्हारा जादू था? यूका ने कंफर्म किया कि उसने उस पर 3 अलग-अलग एन्चेंटमेंट्स डाले थे। रेन ये देखकर दंग रह गई कि यूका ने एक साथ बिना कोई मंत्र पढ़े 3 एन्चेंटमेंट्स कैसे डाल दिए। लेकिन यूका इस बात को हल्के में लेता है और बस कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब वो माइन में और गहरा जाते हैं, वो लड़कियों से पूछता है कि उनका डंजन में घूमने का नॉर्मल रूटीन क्या है। मैरिना गर्व से बताती है कि वो हमेशा हर फ्लोर के बाद ब्रेक लेती हैं और अपना सामान चेक करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उन्हें सिखाया था। ये सुनकर यूका कहता है कि चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। ब्रेक के बाद मैरिना और बाकी सब अपना अपना गियर चेक करते हैं और सब कुछ ठीक लगता है, इसलिए वो अपने मिशन पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और अगले फ्लोर की तरफ निकल पड़ते हैं। डंजन की दूसरे फ्लोर पर उन पर अचानक अनडेड माइनर्स का एक ग्रुप हमला कर देता है। उनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, रेन को अपनी होली मैजिक इस्तेमाल करनी होगी। जब वो अपना मंत्र पढ़ रही थी तो सबको उसे प्रोटेक्ट करना था। मैरिना और सिल्क डिफेंस की तैयारी करती हैं, लेकिन यूका उनसे कहता है, ये मुझ पर छोड़ दो। वो सब पर एक ब्लेसिंग ऑफ लाइट स्पेल डाल देता है। ये स्पेल अनडेड माइनर्स को मारेगा तो नहीं, पर उन्हें पास आने से रोक देगा, जो एक अच्छा डिफेंस है। आखिरकार रेन अपना होली लाइट स्पेल पूरा करती है और उससे सारे अनडेड को राख बना देती है। जब वो सुरक्षित हो जाते हैं तो मैरिना रेन की तारीफ करना शुरू कर देती है। यूका भी उसकी बढ़ाई करता है और कहता है कि बहुत कम लोग इतने बड़े स्केल पर लाइट मैजिक इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन इतना पावरफुल स्पेल यूज करने से उसका काफी सारा माना खत्म हो गया होगा। इसलिए यूका उसकी रिकवरी में मदद करने के लिए रिफ्रेश माना स्पेल डालता है। रेन ये देखकर हैरान हो जाती है कि यूका रिफ्रेश माना यूज कर सकता है, जो एक बहुत ही रेयर स्किल है। ये स्किल किसी का भी माना पूरी तरह से रिस्टोर कर देता है। वो कहती है कि सिर्फ इस एक स्किल की वजह से ही यूका किसी भी पार्टी के लिए अनमोल है। लेकिन यूका उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि उसने रिफ्रेश माना सिर्फ इसीलिए सीखा ताकि वो अपने रेड मेज जैसे अनजान जॉब की कमी को पूरा कर सके। हालांकि इसे सीखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद ग्रुप आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे वो चलते हैं, यूका जमीन पर एक लिक्विड डालना शुरू कर देता है। सेल्क उससे पूछती है, ये क्या कर रहे हो? तो यूका बताता है कि वो उनके पैरों के निशान पर होली वाटर डाल रहा है ताकि अनडेड मॉन्स्टर्स उनका पीछा ना कर सके। फिर सिल्क चिंता जताती है कि होली वाटर बहुत महंगा होता है, उसे ऐसे बर्बाद करना ठीक है क्या? लेकिन यूका उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी उसने खुद बनाया है। ग्रुप ये सुनकर शॉक में है कि यूका बिना प्रीस्ट हुए भी होली वाटर बना सकता है, लेकिन उसके पास इसका एक स्पेशल तरीका है। जब अनडेड हराए जाते हैं तो उनकी बची हुई राख को साफ करके यूका उसे होली वाटर में बदल सकता है, और अनडेड माइनर्स से मिली राख उसके इस्तेमाल किए गए होली वाटर से कहीं ज्यादा थी। जब तक वो तीसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं, यूका एक और ब्रेक लेने का सुझाव देता है, क्योंकि अब वो यहां से माइनिंग शुरू करेंगे। ये देखकर कि उन्हें खाए हुए काफी देर हो गई है, वो अपने मैजिक बैग से खाना पकाने का सामान निकालता है और कहता है कि वो उनके लिए खाना बनाएगा। मैजिक बैग्स इतने रेयर नहीं होते, पर रेन पहली बार किसी को लाइव देख रही थी और वो काफी एक्साइटेड थी। यूका एक पैन में कुछ सॉसेज और अंडे डालता है, और जब वो पक रहे होते हैं, वो बैग से एक स्पेशल मटका निकालता है। लड़कियां देखती हैं जब वो मटके के किनारे पर थपथपाता है और वो अपने आप भर जाता है। यूका बताता है कि ये मटका एक रेयर आर्टिफैक्ट है जो उसे एक शाही महल के खंडरों में मिला था। ये हर बार इस्तेमाल करने पर एक रैंडम सूप से भर जाता है, इसलिए इसका होना बहुत काम आता है। लड़कियां यूका की बहुत आभारी हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्हें एक डंजन मिशन के बीच में इतना अच्छा खाना मिला। लेकिन जब सिल्क खाने को गौर से देखती है तो उसे एहसास होता है कि उससे माना की एनर्जी निकल रही है। वो यूका से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे बताता है कि खाने में कुछ खास नहीं है, उसने बस उसे बहुत प्यार से बनाया है। शायद उसकी एल्केमी स्किल्स ने गलती से खाने को एन्चैंट कर दिया होगा। खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ग्रुप आखिरकार डंजन के चौथे फ्लोर पर पहुंचता है, जहां उनका सामना एक रॉक लिजर्ड से होता है। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ता है, यूका एक स्लो स्पेल डाल देता है, जिससे वो लगभग जम सा जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मरीना आगे बढ़ती है। ये एक ऐसा हमला था जो वो आमतौर पर नहीं करती, लेकिन यूका के एन्चैंटमेंट से उसकी ताकत और स्टैमिना बढ़ चुकी थी। इसलिए वो अपनी मैजिक ब्लेड एबिलिटी यूज करने का फैसला करती है और एक ही झटके में रॉक लिजर्ड का सर काट देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद मरीना पूरी तरह थक जाती है, क्योंकि मैजिक ब्लेड उसकी बहुत सारी मना ले लेती है। पर यूका उसे कहता है कि वो इसे जितना हो सके यूज करती रहे, क्योंकि धीरे धीरे उसकी बॉडी को इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए वो उसकी रिकवरी में मदद करने के लिए रिफ्रेश माना डाल देता है। खैर, यहाँ बहुत सारे मैजिक ओर्स थे, इसलिए यूका लड़कियों के साथ माइनिंग शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो काफ़ी सारे मैजिक ओर्स इकट्ठा कर लेते हैं। यूका पूछता है कि क्या उन्होंने अपने क्वेस्ट के लिए काफ़ी ओर्स जमा कर लिए हैं, लेकिन सिल्क कहती है कि उन्हें थोड़े और चाहिए। बदकिस्मती से इस फ्लोर पर और कोई मैजिक ओर नहीं बचा था, जिससे उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, 5वें फ्लोर के बॉस को हराना और बाकी ओर्स लेने के लिए 6ठे फ्लोर पर जाना। लड़कियां इस प्लान से थोड़ा घबरा जाती हैं, क्योंकि 5वें फ्लोर का बॉस स्टील क्रैब है और उन्हें यकीन नहीं है कि क्या वो इतने तगड़े दुश्मन के सामने टिक पाएंगी। लेकिन यूका उन्हें तसल्ली देता है। थोड़ी देर बाद वो बॉस के कमरे के पास पहुंचते हैं। अंदर जाने से पहले यूका एक कैमरा आर्टिफैक्ट निकालता है। रेन उस आर्टिफैक्ट को पहचानती है और पूछती है कि क्या यूका अपनी लड़ाई लाइव स्ट्रीम करने वाला है, लेकिन वो असल में बस इसे रिकॉर्ड करने जा रहा था। वो हमेशा अपनी लड़ाइयों को रिकॉर्ड करता है ताकि बाद में अपनी गलतियों से सीख सके। ये देखकर मरीना कहती है कि अगर रिकॉर्ड ही करना है तो लाइव स्ट्रीम करो ना, बहुत मजा आएगा। यूका अपनी लड़ाई लाइव स्ट्रीम करने के लिए मान जाता है, लेकिन जब वो उसे सेट कर रहा होता है, उसे एहसास होता है कि उसे उनकी पार्टी का नाम ही नहीं पता। वो बाकियों से पूछता है और सिल्क मानती है कि उन्होंने अभी तक कोई नाम नहीं सोचा है। असल में वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये सुनकर यूका पूछता है कि क्या उनके पास कोई आइडिया है। मरीना एक पास सोचती है और फिर नाम सुझाती है, क्लोवर, खास तौर पर एक 4 लीफ क्लोवर जो उनके 4 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है और उस पल से वो क्लोवर के नाम से जाने जाने का फैसला करते हैं। तभी यूका को एहसास होता है कि ये उनकी पार्टी की पहली लाइव स्ट्रीम होने वाली है और अगर सिर्फ वही स्पॉटलाइट में होगा तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन वो सब कहती हैं कि वो अकेले ही इसे संभाल सकता है। उस मामले में यूका पीछे नहीं हटने वाला। वो अपने ऊपर ग्रेट ब्लिंक, शैडो और प्रोटेक्टर शील्ड जैसे बफ्स डालता है और फिर बॉस रूम में घुस जाता है। स्टील क्रैब जागता है और तुरंत यूका पर जकड़ता है, लेकिन यूका अपनी स्पीड बफ्स की मदद से उसके हमले से तेजी से बच जाता है। जब वो उसकी रेंज से सुरक्षित दूर हो जाता है, वो क्रैब पर एक के बाद एक डीबफ स्पेल्स की बौछार शुरू कर देता है। उसे पूरी तरह कमजोर करने के बाद वो ग्रेविटी स्पेल डालता है और उस स्टील क्रैब को जमीन पर पटक कर कुचल देता है। बस बॉस हार गया और इसमें उसे एक पूरा मिनट भी नहीं लगा। यूका अपनी परफॉर्मेंस से काफी खुश था। फिर उसने स्ट्रीम बंद कर दी और मरीना उसके इतने अमेजिंग होने पर दौड़कर उसे गले लगा लेती है, पर वो उसे थोड़ा ज्यादा ही जोर से हक कर रही थी। बाकी सब उससे कहते हैं छोड़ दो उसे, इससे पहले कि यूका व्हीलचेयर पर आ जाए। जब यूका ने चेक कर लिया कि उसकी पीठ ठीक है, उसने सबसे कहा कि उन्हें स्टील क्रैब की बॉडी को गिल्ड वापस ले जाना चाहिए ताकि वो उसके पार्ट्स बेच सके। वो उस पूरी चीज को अपने मैजिक बैग में स्टोर कर लेता है, जो एक बहुत बड़ी मदद थी क्योंकि वो लोग इसे कभी भी खुद उठाकर वापस नहीं ले जा पाते। अब तक यूका उनकी पार्टी के लिए एक अनमोल साथी साबित हुआ था, लेकिन सिल्क को लग रहा था कि उनका यूका पर इतना ज्यादा निर्भर रहना अजीब है। इसके जवाब में यूका सुझाव देता है कि अगली बॉस बैटल के दौरान सभी पार्टिसिपेट करेंगे ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस मिले। लड़कियों को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन अभी के लिए उन्हें फ्लोर बॉस को हराने के लिए मिला ट्रेजर चेस्ट खोलना बाकी था। जब वो चेस्ट खोलते हैं तो उन्हें मैजिक ओर्स का एक बड़ा सा खजाना मिलता है। इसका मतलब था कि उन्हें अब और माइनिंग करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार डंजन स्ट्रीम्स पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं, जो पब्लिसिटी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म का काम करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अक्सर मशहूर स्ट्रीमर्स को स्पॉन्सरशिप डील्स ऑफर करती हैं और अभी यूका की फेम नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। उसका वीडियो जिसमें उसने सिर्फ स्टेटस इफेक्ट स्पेल से स्टील क्रैब को हराया था, वायरल हो गया था और लोगों का ढेर सारा ध्यान खींच रहा था। जब यूका और उसके साथी गाड़ी में घर वापस जा रहे थे, उसने उनसे उनके पहले मिशन के अनुभव के बारे में पूछा। लड़कियां बहुत खुश थीं, उन्हें ये एक्सपीरियंस बेहद पसंद आया। उन्होंने यूका से हर तरह के अमेजिंग स्किल्स और बातें सीखीं, जिससे ये उनका अब तक का सबसे फायदेमंद मिशन बन गया।
असल में वो यूका को अपनी पार्टी का ऑफिशियल लीडर बनाने के बारे में गंभीरता से सोच रही थीं। उसके इतने सारे एक्सपीरियंस और उनके मेंटर के रूप में उस पर उनके अटूट विश्वास को देखते हुए ये ग्रुप के लिए एक नेचुरल डिसीजन लग रहा था। यूका इस रोल को लेने में हिचकिचा रहा था क्योंकि उसका मरीना की पार्टी को लीड करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब सबने जिद की कि वो चाहती हैं कि वो आगे आएं, तो वो आखिरकार मान गया, खासकर उनकी भविष्य की लड़ाइयों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। जबकि यूका का ग्रुप अपनी पहली जीत का जश्न मना रहा था, थंडर पाइक के लिए चीजें तेजी से खराब हो रही थी। साइमन यूका के जाने से हुई कमी को भरने की कोशिश में एक नया रिक्रूट ले आया। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि अभी तक साइमन ये नहीं समझ पाया था कि यूका टीम के लिए कितना कुछ करता था। नया बंदा ग्रुप को सीधा भेड़ियों के इलाके में ले गया, ये मानकर कि सब कुछ आखिरकार ठीक हो जाएगा। आमतौर पर यूका पहले ही भेड़ियों पर एक वीकनिंग स्पेल डालकर मैदान बराबर कर देता था, लेकिन इस रिप्लेसमेंट में वो काबिलियत नहीं थी। जैमी को आखिरकार एक भेड़िया काट लेता है। साइमन जैमी को खतरे में देखता है और तुरंत उसके बचाव के लिए दौड़ता है। वो भेड़िए का सर काटने में कामयाब हो जाता है। जबकि जैमी टेक्निकली तुरंत खतरे से बाहर थी, उसका पेट घावों से भरा हुआ था और बिना इलाज के वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। परेशान होकर साइमन कमीला की तरफ मुड़ता है और उससे एक हीलिंग स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती है कि उसका माना पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिससे वो मदद नहीं कर सकती। आखिरकार उनके पास माना रेस्टोरेशन स्पेल कास्ट करने वाला कोई गाइड नहीं था। ग्रुप एक सुरक्षित जगह पर जाता है और साइमन जैमी को जिंदा रखने की कोशिश करते हुए फर्स्ट एड देने की पूरी कोशिश करता है, जब तक कमीला का माना वापस ना आ जाए। एक और समाधान की उम्मीद में वो पूछता है कि क्या किसी के पास हीलिंग पोशन है। कॉर्क, जो नया रिक्रूट था, उसके पास एक था, लेकिन वो उसे देने में हिचकिचा रहा था। साइमन ने ये साफ कर दिया था कि सब अपना अपना सामान खुद खरीदने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए कॉर्क अपना सामान शेयर करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं था। साइमन उससे कहता है कि अभी पैसों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है जब उसकी एक टीममेट मरने वाली है, तो कॉर्क मजबूरी में हीलिंग पोशन दे देता है और साइमन उसे जैमी को पिला देता है। थंडर पाइक हाल ही में सच में एक नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ यूका के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। वो और लड़कियां सेलिब्रेट करने के लिए बार में बैठे थे, और जबकि उनके क्वेस्ट का रिवॉर्ड ज्यादा नहीं था, स्टील क्रैब की बॉडी अच्छी हालत में थी, इसलिए गिल्ड ने उसके लिए अच्छी कीमत दी। पैसों की बात आई तो यूका ने मरीना और बाकियों से पूछा कि वो पार्टी की कमाई को बांटने के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। वो यूका को बताते हैं कि सिल्क पार्टी का सारा पैसा मैनेज करती है और हर मेंबर को एक फिक्स्ड अलायंस मिलता है। यूका थोड़ा हैरान होता है क्योंकि ये आम बात नहीं है कि एक पूरा ग्रुप अपनी फाइनेंसेस एक ही इंसान को सौंप दे, लेकिन ग्रुप के पास इस अरेंजमेंट के लिए एक साफ वजह थी। वो सब लगन से पैसे बचा रहे थे ताकि आखिरकार एक साथ एक घर खरीद सकें, क्योंकि उनमें लगातार कमरे रेंट पर लेना लंबाई में अजीब लगता है। उनका मकसद समझकर यूका उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसे अलायंस सिस्टम को जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सिल्क थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में ठीक है कि वो सारी फाइनेंसेस मैनेज करेगी, ये सोचते हुए कि उस जैसा एडवेंचरर शायद अपने पैसे खुद हैंडल करना पसंद करेगा। लेकिन वो उसे विश्वास दिलाता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए एक ऐसे सिस्टम को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है जो पहले से ही उनके लिए काम कर रहा है। जबकि यूका और बाकी लोग मस्ती कर रहे थे और आपस में घुल मिल रहे थे, साइमन और बाकी थंडर पाइक के लोग परेशान थे क्योंकि ये उनके सालों में सबसे बुरा नतीजा था। शुक्र है वो जैमी की जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन चीज़ें बहुत बुरी हो सकती थीं और साइमन सारा दोष कॉर्क पर डाल देता है। पार्टी के बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं और कॉर्क को उस गड़बड़ से बाहर ना निकाल पाने के लिए बेकार कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉर्क उन्हें अपने ऊपर दोष डालने नहीं देगा क्योंकि सबको पता है कि डायर वुल्व्स अपने शिकार को सूंघ कर ट्रैक करते हैं, इसलिए मिशन की तैयारी में एक बीस्ट रिपेलेंट खरीदना कॉमन सेंस है। स्थिति साफ तौर पर पार्टी की गलती थी कि वो ठीक से तैयार नहीं थे, लेकिन साइमन दोष कॉर्क पर डालने की कोशिश करता है। वो तर्क देता है कि अगर कॉर्क को बीस्ट रिपेलेंट के बारे में पता था तो उसे उन्हें बताना चाहिए था, और यहाँ तक दावा करता है कि जेमी का लगभग मर जाना पूरी तरह से कॉर्क की गलती थी कि उसने सबके लिए बीस्ट रिपेलेंट नहीं खरीदा। गैस लाइटिंग का लेवल इंटेंस था, लेकिन खुशकिस्मती से ये कॉर्क को बेवकूफ़ नहीं बना पाता। ये समझकर कि वो एक ऐसे ग्रुप के साथ कुछ नहीं करना चाहता जहां कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो उसी टाइम पार्टी छोड़ने का फैसला करता है। यूका ये सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता कि थंडर पाइक अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखी है, लेकिन अब ये उसे चिंता नहीं देता। वो लड़कियों की तरफ मुड़ता है और मरीना सबको बताती है कि उन्हें कल के लिए क्या करना चाहिए। सिल्क को यूका की एक बात याद आती है जो उसने कभी कही थी कि हर मिशन के बाद एक दिन की छुट्टी लेना जरूरी है, इसलिए वो सुझाव देती हैं कि वो वही करें।
सब सहमत हो जाते हैं और जबकि यूका छुट्टी पर रहेगा, वो थोड़ी शॉपिंग करने का फैसला करता है। उसे पोशंस और स्क्रोल स्टॉकअप करने हैं और उसे अभी भी उन अनडेड एशेस को होली वाटर में बदलना है ताकि वो अपना स्टॉक रिप्लेनिश कर सके। वो थोड़ी देर के लिए बिजी रहेगा, इसलिए वो सुझाव देता है कि वो सब अपनी छुट्टी के बाद यहीं मिलेंगे। मरीना देखती है कि दिन के डंजन स्ट्रीम हाइलाइट्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं और यूका की फाइट अगेंस्ट स्टील क्रैब ने नंबर 1 स्पॉट ले लिया है। यूका ये देखकर हैरान है क्योंकि उसने फुटेज कुछ घंटे पहले ही अपलोड किया था, लेकिन उस पर पहले से ही 6000 से ज्यादा व्यूअर्स आ चुके थे और नंबर्स अभी भी बढ़ रहे थे। व्यूअर्स इस बात से हैरान थे कि रेडमेड जैसा एक कम मशहूर जॉब वाला व्यक्ति बिना उस पर हाथ लगाए स्टील क्रैब को कैसे हरा सकता है। अनाउंसर सबसे यूका और उसकी पार्टी क्लोवर पर नजर रखने का आग्रह करते हैं, ये इशारा करते हुए कि वो शायद दुनिया की सबसे बड़ी एडवेंचरिंग टीम बन सकते हैं। साइमन और थंडरपाइक के दूसरे मेंबर्स भी यूका का स्ट्रीम देखते हैं और वो सब बेहद जलते हैं कि यूका उनके बिना सच में अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अभी भी ये मानने से इनकार करते हैं कि यूका शायद उनके लिए उससे ज्यादा उपयोगी था जितना उन्होंने उसे क्रेडिट दिया। थंडरपाइक हमेशा से हेटर्स का झुंड रहने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि असल में कोई और भी है जो दूर से यूका से नफरत कर रहा है और वो गुस्से में लगता है कि यूका अपनी नई पार्टी के साथ इतना कंफर्टेबल हो रहा है। कुछ दिन बाद यूका खुद को गिल्ड में वापस पाता है, लड़कियों के लिए क्वेस्ट्स ढूंढने के लिए नोटिस बोर्ड स्कैन करते हुए। उसकी अनिश्चय की स्थिति को देखते हुए रिसेप्शनिस्ट पास आती है और पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। यूका बताता है कि वो ऐसे क्वेस्ट ढूंढ रहा है जो बिगिनर्स की ग्रुप के लिए काफी आसान हो लेकिन फिर भी अच्छा पे आउट दें। रिसेप्शनिस्ट हंस देती है और उसे कहती है कि वो थोड़ा ज्यादा आशावादी हो रहा है, ऐसा परफेक्ट क्वेस्ट असल में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी उसकी स्थिति को देखते हुए वो ऑर्डन लेक साइड फॉरेस्ट से मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करने वाला एक सी रैंक क्वेस्ट रेकमेंड करती है। यूका सोचता है कि ये काम कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा क्यूरियस है कि ये क्वेस्ट सी रैंक क्यों है जबकि मैजिक स्टोन्स लाना आमतौर पर सिर्फ डी रैंक का काम होता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि जंगल के पास एक बड़ा जादुई जानवर देखा गया है, इसलिए ये क्वेस्ट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। तभी मरीना गिली में एंटर करती है और जैसे ही वो क्वेस्ट शब्द सुनती है वो तुरंत चिल्लाती है कि उनकी पार्टी इसे एक्सेप्ट करेगी। यूका उससे कहता है कि वो क्वेस्ट करने के लिए हाँ कहने से पहले कम से कम उसे एक्सप्लेन तो करने दे, लेकिन मरीना कहती है कि उसे डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर यूका सोचता है कि वो इसे हैंडल कर सकते हैं तो उसे यकीन है कि वो इसे पूरा कर लेंगे। वैसे भी ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो और बाकी लोग उस जंगल में पहले भी एक क्वेस्ट कर चुके हैं। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि ये क्वेस्ट सी रैंक क्यों होगा जबकि बाकी सभी क्वेस्ट डी रैंक के हैं। यूका तब बोलता है ये बताते हुए कि क्वेस्ट को सी रैंक इसलिए क्लासिफाई किया गया है क्योंकि हाल ही में जंगल में एक जादुई जानवर दिखा गया है। ये सुनकर लड़कियां हिचकिचाती हैं, ये सोचते हुए कि क्या उन्हें ये क्वेस्ट लेना चाहिए या नहीं, लेकिन वो आखिरकार इसके लिए जाने का फैसला कर लेती हैं, ये तर्क देते हुए कि जब तक यूका उनके साथ है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात पर यूका उन्हें अपना सामान तैयार करने और 1 घंटे बाद स्टेज कोच पर मिलने का निर्देश देता है ताकि वो जंगल जा सकें। जैसे ही वो बातें खत्म कर रहे होते हैं, रिसेप्शनिस्ट क्वेस्ट की रसीद के साथ वापस आती है और टाइमिंग के बारे में कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक लगता है। यूका सवाल करता है कि क्या रिसेप्शनिस्ट ने इस नतीजे को प्लान किया था और वो इसमें हाथ होने से इनकार नहीं करती। वो बताती है कि यूका ने कल जो स्ट्रीम बनाई थी उस पर 10,000 से ज्यादा व्यूज आए थे और अब हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक है कि वो आगे क्या करेगा। शर्मिंदा होकर यूका मानता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी स्ट्रीम इतना ध्यान खींचेगी। उसे अपनी लड़ाइयों को स्ट्रीम करते रहने में कोई नुकसान नहीं दिखता क्योंकि इससे लड़कियों पर ध्यान आएगा और अगर वो उस जादुई जानवर का सामना भी कर लेती हैं तो अच्छी किस्मत से अगर वो उसे डिक्लेयर ना करें तो भी बच सकते हैं। जानवर को ढूंढ लेते हैं तो उसे वीडियो पर रिकॉर्ड करना गिल्ड के रिकॉर्ड्स के लिए बहुत अच्छा होगा। जब यूका ये सब बातें कर रहा था वो पहले वाला आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ रहा था। जैसे ही यूका गिल्ड से निकलता है वो आदमी उसका पीछा करता है। यूका तुरंत समझ जाता है कि उसका पीछा हो रहा है क्योंकि वो आदमी बहुत ही खराब तरीके से पीछा कर रहा था, इसलिए वो बचने के लिए एक गली में घुस जाता है। वो अपने स्टॉकर से पीछा छुड़ाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एक मोटे आदमी के हिसाब से वो काफी तेज था और यूका को पकड़ लेता है। यूका उससे पूछता है कि क्या उसे उससे कोई काम है, तो वो आदमी मांग करता है कि यूका तुरंत क्लोवर छोड़ दे। उस आदमी को विश्वास नहीं होता कि लड़कियों ने यूका को सिर्फ एक दिन साथ रहने के बाद अपना लीडर बना दिया, खासकर जब उसने उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए अनगिनत बार मिन्नतें की थीं, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये आदमी साफ तौर पर क्यूट एडवेंचर लड़कियों का एक हैरेम बनाना चाहता था, लेकिन मरीना और बाकियों ने उसे शामिल होने से रोक दिया। अब किसी और को अपना सपना जीते हुए देखकर उसने अपना आपा खो दिया था। परेशान होकर वो आदमी अपनी तलवार निकालता है, ये धमकी देते हुए कि अगर यूका लड़कियों की पार्टी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ तो वो हमला कर देगा। शांत रहते हुए यूका चुपके से उस आदमी के पैरों पर एक स्नैर ट्रैप कास्ट करता है और चलने लगता है। जैसा कि उम्मीद थी, वो आदमी यूका पर हमला करने की कोशिश करता है जैसे ही वो जाता है, लेकिन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। जब यूका गाड़ी में चढ़ जाता है तो वो लड़कियों को अपने अजीब अनुभव के बारे में बताता है। वो उस आदमी को बेसियो के रूप में पहचानती हैं और यूका को बताती हैं कि वो आदमी कब से उनकी पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है।
वो पूछती हैं कि क्या यूका ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि उनकी वजह से उसके साथ कुछ बुरा हो। लेकिन यूका उन्हें विश्वास दिलाता है कि ये उनकी गलती नहीं है। इसके अलावा उसने उस आदमी को सड़क के बीच में बेहोश छोड़ दिया था, इसलिए वो वापस शहर जाकर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इस बीच अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले यूका एक आखिरी बार उनके मिशन के उद्देश्य पर बात करना चाहता है। वो ऑर्डन फॉरेस्ट से 3 मैजिक स्टोन्स लाने जा रहे हैं, और जबकि बाकी कहते हैं कि वो यहाँ पहले आ चुके हैं, वो उनसे पूछता है कि जब वो यहाँ आए थे तो कैसा था। मरीना के अनुसार वो यहाँ 2 महीने पहले आई थी, लेकिन अब जब वो सोचती है तो उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला था। ये सुनकर यूका निष्कर्ष निकालता है कि जादुई जानवर 2 महीने पहले से ही जंगल में मौजूद होगा। वो फैसला करता है कि अगर उनका सामना होता है तो वो फाइट को लाइव स्ट्रीम करेगा। इस तरह गिल्ड को उस प्राणी के बारे में मूल्यवान जानकारी मिलेगी, और अगर वो उसे हरा नहीं पाए तो उनके पास मदद के लिए बुलाने का एक आसान तरीका होगा। जब वो जंगल पहुंचते हैं, यूका स्ट्रीम शुरू करता है और ग्रुप घने इलाके से अपना रास्ता बनाना शुरू करता है। यूका रियर गार्ड की पोजीशन लेने का चुनाव करता है, ये तर्क देते हुए कि जानवर अक्सर पीछे से हमला करते हैं। चिंतित मरीना पूछती है कि क्या उसका पीछे रहना सच में सुरक्षित है, जबकि ये सबसे खतरनाक जगह है। यूका उसे विश्वास दिलाता है, ये समझाते हुए कि उसके पास चीजें खराब होने पर बचने के लिए ब्लिंक स्टेप है, और उसके कपड़ों में बेहतरीन डिफेंस स्टैट्स हैं, जिससे वो नीचे गिरने से पहले कुछ हमले सह सकता है। वो जल्दी उस झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करना था। लेकिन वहां पहुंचने के आखिरी पल में यूका सबको रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कुछ आने का एहसास हो रहा है। जादुई जानवर आखिरकार सामने आता है, लेकिन यूका का पहले का सारा कॉन्फिडेंस हवा में उड़ जाता है, क्योंकि वो चीज एक हाई लेवल मॉन्स्टर है जो आमतौर पर सिर्फ डंजन के सबसे गहरे हिस्सों में पाया जाता है। ये ज़ारनाक है। लड़कियां इस चीज को संभालने या इसके सामने 1 मिनट तक टिकने के लिए कहीं से भी काबिल नहीं है। इसलिए यूका उनके आगे आ जाता है और सिल्क से कहता है कि वो बाकियों को एडवेंचरस गिल्ड वापस ले जाए और मदद ले आए जब तक वो इस चीज को यहाँ रोकता है। लेकिन लड़कियों को पता है कि अगर यूका अकेले लड़ेगा तो उसके पास भी उस चीज के खिलाफ कोई चांस नहीं है, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ने से मना कर देती हैं, वरना वो सच में मारा जा सकता है। यूका उनकी जिद के आगे हार मान जाता है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ लड़ने देने के लिए राजी हो जाता है और जल्दी से ग्रुप पर एन्चांटमेंट स्पेल्स डालता है। वो और मरीना फ्रंटलाइन पर जाते हैं और मरीना पहले चार्ज करती है, लेकिन ज़ारनाक उसे बिना किसी मेहनत के ऐसे झटक देता है जैसे वो कुछ भी ना हो। यूका जानवर पर अपने लेयर्ड स्टाटस इफेक्ट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जबकि वो ज़ारनाक को थोड़ा भटकाने में कामयाब हो जाता है। उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जिससे उसके पास बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। कोई और रास्ता ना होने पर यूका एक शक्तिशाली कदम पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है, लेकिन उसे स्पेल कास्ट करने के लिए समय चाहिए। इसलिए वो मरीना से कहता है कि वो मॉन्स्टर का ध्यान भटका के रखे। मरीना मान जाती है और ज़ारना के पास जाकर उसके हमलों से बचते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करती है। जब वो पकड़ी जाने वाली होती है, सिल्क और रेन अपनी मैजिक से मदद के लिए आगे आती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो लड़ाई में इतनी देर तक बनी रहे कि यूका अपना स्पेल पूरा कर सके। उनके टीम वर्क की बदौलत यूका को लेवल 5 स्पेल, एक तबाही मचाने वाला प्रिज्मेटिक मिसाइल पूरा करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। स्पेल पूरी तरह चार्ज होने के साथ वो उसे सीधा जानवर के चेहरे पर लॉन्च कर देता है। जब प्रिज्मेटिक मिसाइल टकराता है तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ पल बाद मॉन्स्टर खून उगलने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। ज़रेन एक ग्रेड 5 थंडरबोल्ट स्पेल से फॉलो अप करती है, उस प्राणी को करंट देकर। जब वो पैरालाइज हो जाता है, यूका मरीना को उसे डिकैपिटेट करने का आदेश देता है। मरीना आगे बढ़ती है, अपनी मैजिक स्वॉर्ड एक्टिवेट करती है, जबकि यूका उसे एक क्रिटिकल अटैक स्पेल से एनहांस करता है। इसकी बदौलत मरीना एक ही शक्तिशाली झटके में मॉन्स्टर का सर उसके शरीर से अलग करने में कामयाब हो जाती है। अब ये सब जब आखिरकार खत्म हो गया है, यूका राहत की सांस लेते हुए अपने घुटनों पर गिर जाता है, इस बात से अभिभूत होकर कि वो बिना किसी को खोए मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रहे। इस बीच शहर में वापस स्ट्रीम देख रहे दर्शक भी उतने ही हैरान थे, खासकर उस स्पेल से जो यूका ने इस्तेमाल किया था, क्योंकि किसी ने भी पहले कभी इस तरह का कुछ नहीं देखा था। बेशक साइमन भी स्ट्रीम देख रहा था और वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। जंगल में वापस यूका लड़ाई के दौरान खर्च हुई सारी मैना से थोड़ा थका हुआ महसूस करता है, लेकिन कुल मिलाकर वो अभी भी अच्छी हालत में है। वो राहत है कि सब कुछ ठीक हो गया, हालांकि वो जानता है कि ये लड़ाई उनके जैसे बिगिनर्स के ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस थी। उनके बचने का एकमात्र कारण किस्मत थी। वो लड़कियों को चेतावनी देता है कि वो बाद में उनके लापरवाह हरकतों के लिए उन्हें डांटने वाला है, लेकिन लड़कियां तर्क देती हैं कि यूका भी उतना ही लापरवाह था, अकेले लड़ाई में कूद गया और खुद को कुर्बान करने के लिए पूरी तरह तैयार था, और उन्हें इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। यूका मानता है कि वो सच में खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था, इसलिए वो एक समझौते का सुझाव देता है।
कहते हुए कि वो सब बाद में अपनी शिकायतें सुन सकते हैं। अभी के लिए उन्हें साफ सुथरा हो जाना चाहिए क्योंकि वो सब पसीने में भीग गए हैं और मरीना अभी भी ज़ारनाक के खून से सनी हुई है। जबकि लड़कियां नदी में नहाती हैं, यूका कैंप लगाना शुरू करता है और पूरी स्थिति उसे 6 महीने पहले की यादें ताज़ा कर देती है। उस समय यूका मरीना की टीम को ट्रेन करने के लिए जिम्मेदार था और वो इस बात से सच में प्रभावित था कि लड़कियां कितनी जल्दी एडवेंचरस की जिंदगी में ढल रही थी। हालांकि अभी भी कुछ चीज़ें थीं जिनमें सुधार की ज़रूरत थी। मरीना में थोड़ी लापरवाही की आदत थी, सिल्क हद से ज़्यादा सावधान थी और रेन बेहद शर्मिली थी। फिर भी जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रही थी उसके आधार पर यूका खुशी खुशी उन्हें उनके डंजन एडवेंचर लाइसेंस दे देता अगर ये उसका फैसला होता। उस रात बाद में लड़कियों ने अपना टेंट लगा लिया था, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर ली थी और मॉन्स्टर के हमले की सूरत में उन्हें अलर्ट करने के लिए अलार्म्स लगा दिए थे। जब यूका उन्हें उस समय देख रहा था तो वो गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका, इस विश्वास के साथ कि वो बेहतरीन एडवेंचरर बनने के लिए पैदा हुई थी। पार्टी गिल्ड वापस आती है जहां उन्हें गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए बुलाया गया है, जिससे लड़कियां थोड़ी चिंतित हो जाती हैं। वो यूका से पूछती हैं कि क्या इसका मतलब है कि वो मुसीबत में है, लेकिन उसे शक है कि मीटिंग शायद उनके द्वारा हराए गए ज़ारनक के बारे में है। उस कैलिबर का मिशन बी रैंक के रूप में क्लासिफाई होना चाहिए था, फिर भी इसे अजीब तरह से डी रैंक के रूप में मार्क किया गया था। उसी पल बेनवुड का गिल्ड मास्टर कमरे में दाखिल होता है और लड़कियां उसके डरावने व्यक्तित्व से घबराकर तुरंत अटेंशन में खड़ी हो जाती हैं। वो यूका के पास जाता है और एक एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन यूका जानता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो शांति से बेनवुड को बताता है कि सारी जरूरी जानकारी पहले ही उस रिपोर्ट में शामिल थी जो उसने गिल्ड को सबमिट की थी। बेनवुड ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और एक विस्तार से एक्सप्लेनेशन पर जोर देता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले वो यूका से कहता है कि वो टफ गाय वाला एक्ट छोड़ दे क्योंकि इससे लड़कियां डर रही हैं। लेकिन जैसा कि पता चलता है, गिल्ड मास्टर यूका का बहुत सम्मान करता है, इसीलिए उनके बीच किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। बेनवुड सबको बैठने के लिए कहता है, जबकि वो पहले से ही जानता है कि जंगल में क्या हुआ। वो यूका के विचारों को सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यूका बताता है कि उसे शक है कि ये शायद एक ओवरफ्लो का नतीजा हो सकता है, जिसके कारण आम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर पैदा हुआ। बेनवुड यूका के अनुमान से सहमत होता है और तुरंत अपने सेक्रेटरी को कारण का पता लगाने के लिए एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन क्वेस्ट जारी करने का निर्देश देता है। यूका और बेनवुड दोनों ओवरफ्लोज की गंभीरता को साफ साफ समझते हैं, लेकिन मरीना को इसका मतलब नहीं पता, इसीलिए वो यूका से एक एक्सप्लेनेशन मांगती है। यूका बताता है कि ओवरफ्लो एक ऐसी घटना है जो एक कैटलिस्ट द्वारा ट्रिगर की जाती है, जिससे एक डंजन के मॉन्स्टर्स बाहरी दुनिया में फैल जाते हैं। आमतौर पर मॉन्स्टर जमीन से बहने वाली माना द्वारा डंजन से बंधे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो बंधन टूट जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर्स बचकर आसपास के इलाके में तबाही मचा सकते हैं। ये भविष्य में एक संभावित डंजन स्टैम्पीड का चेतावनी संकेत भी हो सकता है। लड़कियां डंजन स्टैम्पीड्स और उनके द्वारा लाई गई तबाही से परिचित हैं। शहरों को जंगल की आग की तरह नष्ट कर देना। अगर ज़ारनेक जैसे शक्तिशाली मॉन्स्टर्स पहले से ही दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि समय कम है। बेनवुड लोगों की रक्षा करने के लिए एक गहरी जांच करने के लिए दृढ़ है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो उन्हें इतने खतरे में डालने के लिए लड़कियों से दिल से माफी मांगता है। लड़कियां बेनवुड को विश्वास दिलाती हैं कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब जिंदा बाहर आ गए। हालांकि वो मानती हैं कि यूका के बिना उनके पास कोई चांस नहीं था। ये कहने के बाद भले ही यूका ने बहुत सारा बोझ उठाया, उनकी लाइव स्ट्रीम ने प्रदर्शित किया कि लड़कियां अपने आप में कुशल फाइटर्स हैं। एक इनाम के तौर पर ज़ारनाक के खिलाफ उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के इनाम के तौर पर बेनवुड उन सब को सी रैंक पर प्रमोट करने का फैसला करता है। हालांकि प्रमोशन इस शर्त के साथ आता है कि लड़कियों को यूका की मदद मिलेगी, क्योंकि वो भी एक रैंक है। कंफ्यूज होकर यूका बताता है कि वो तो सिर्फ बी रैंक है, लेकिन तभी बेनवुड उसे बताता है कि उसे भी प्रमोट किया जा रहा है। जिसने भी लाइव स्ट्रीम देखी उसने ज़ारनाक के खिलाफ इस्तेमाल किया गया हाई लेवल प्रिज्मेटिक मिसाइल स्पेल देखा, जिससे साफ हो गया कि यूका इस अपग्रेड के लायक है। आज से वो ऑफिशियली एक ए रैंक एडवेंचरर है। इसके बाद यूका और लड़कियां नीचे जाकर एक ड्रिंक लेने और अपने प्रमोशंस पर एक दूसरे को बधाई देने जाते हैं। जब वो सब साथ होते हैं, यूका अपने क्वेस्ट के इनाम में मिले सिक्कों का बैग निकालता है और उसे सिल्क को गिनने के लिए दे देता है। सिल्क बैग खोलती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी एक जगह इतने सारे सोने के सिक्के नहीं देखे थे। यूका बताता है कि भले ही क्वेस्ट शुरू में उसकी डिफिकल्टी के कारण रैंक क्लासिफाई किया गया था, आखिर में उसे एक बी रैंक क्वेस्ट माना गया। इसी वजह से पे आउट ओरिजिनल रैंकिंग के हिसाब से मिलने वाले से कहीं ज्यादा है। सिल्क सारे सिक्के गिनने के लिए टेबल पर डाल देती है,
लेकिन वो जल्दी से बैग के नीचे यूका के नाम वाला एक कागज का टुकड़ा देखती है। वो उसे दे देती है और यूका उसे खोलता है तो उसे बेनवुड का एक नोट मिलता है जिसमें उसने यूका को जो कुछ भी सहना पड़ा उसके लिए माफी मांगी थी। नोट के साथ यूका के लिए एक छोटे से बोनस के रूप में एक प्लैटिनम का सिक्का भी था। चूंकि प्लैटिनम के सिक्के बेहद कीमती होते हैं, यूका उसे पार्टी के फंड्स में डालने का फैसला करता है। जब सिल्क सब कुछ गिनना खत्म कर लेती है, वो अनाउंस करती है कि अब उनके पास एक घर खरीदने के लिए काफी पैसे हैं। मनिया ये सुनकर इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो उछल पड़ती है और गलती से सिक्के गिरा देती है। सिल्क खुश है कि वो अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच गए, लेकिन उसे थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि उन्हें इतना पैसा मिलने का एकमात्र कारण यूका था। जबकि ये सच हो सकता है, यूका सिल्क से कहता है कि उसे इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे क्लोवर का लीडर बनाया है और एक लीडर के लिए ये नॉर्मल है कि वो ग्रुप की मदद के लिए कुछ भी करे। इस तरह भले ही इस पैसे को कमाने में उसका बड़ा हाथ था, ये अभी भी उन सबका है। ग्रुप देर रात तक जश्न मनाता रहता है और एक पॉइंट पर रेन यूका की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या उसका कोई सपना है जिसे वो पूरा करना चाहता है। ये सवाल यूका को अचानक लगता है, इसलिए वो पूछता है कि क्या उसके पूछने का कोई खास कारण है। रेन बताती है कि यूका की वजह से उन्होंने अभी अभी एक घर खरीदने का अपना गोल पूरा किया है, इसलिए अब वो जानना चाहती हैं कि उसका सपना क्या है ताकि वो उसे पूरा करने में उसकी मदद कर सकें। जबकि उसने पूछा, यूका बताता है कि उसका सपना एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन के सबसे गहरे फ्लोर्स को जीतना है। जैसे ही लड़कियां ये सुनती हैं, वो हैरानी से अपनी ड्रिंक्स थूक देती हैं, क्योंकि वो डंजन सच में सबसे खतरनाक है। उसमें एक अबिस गेट भी है, एक आर्टिफैक्ट जिसे अंडरवर्ल्ड का सीधा दरवाजा माना जाता है। यूका कहता है कि अबिस गेट ही वो वजह है जिसके कारण वो एक्रोमैटिक डार्कनेस को जीतना चाहता है। रेन उसे पूछती हैं कि क्या उसका अबिस गेट से गुजरने का इरादा है अगर वो वहां पहुंच जाता है, लेकिन यूका बताता है कि वो बस ये देखना चाहता है कि दुनिया का किनारा कैसा दिखता है। यूका बताता है कि उसकी अंकल ने एक बार एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन को पार करने और गेट तक पहुंचने की कोशिश की थी, हालांकि वो सफल नहीं हुए। यूका ने ये कहानी बचपन में इतनी बार सुनी कि उसने आखिरकार फैसला कर लिया कि वो खुद इसे ट्राई करना चाहता है, भले ही उसे पता हो कि ऐसा शायद ही कभी होगा। मरीना को यूका के सपने का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो सुझाव देती हैं कि वो सब मिलकर एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाकर उसे पूरा करने में उसकी मदद करें। यूका हालांकि बताता है कि ये इतना आसान नहीं है। वो डंजन इतना खतरनाक है कि उसमें घुसने के लिए सरकारी मंजूरी चाहिए और सिर्फ एक ए रैंक पार्टी ही ऐसी परमिशन के लिए क्वालिफाई कर सकती है। फिर भी रेन सोचती है कि ये एक शानदार आइडिया है और सुझाव देती है कि इसे अपनी पार्टी का अगला बड़ा गोल बनाए। बाकी सब दिल से सहमत होते हैं और यूका के सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा करते हैं। क्रोवर की स्ट्रीम्स हर गुजरते दिन के साथ लगातार पॉपुलैरिटी में बढ़ रहे थे। अभी वो एक अनडेड हाथ के खिलाफ एक लड़ाई स्ट्रीम कर रहे हैं और उनके बेहतरीन टीम वर्क की बदौलत वो रेन से एक लाइटनिंग स्पेल और यूका से एक रॉक स्क्रोल का इस्तेमाल करके उसे गिराने में कामयाब रहे। स्ट्रीम यहीं खत्म होती है, इसलिए वो अपने फैंस को हाथ हिलाते हैं और गिल्ड में हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता है, सिवाय थंडर पाइक के मेंबर्स के जो यूका के इतने पॉपुलर होने से नफरत करते हैं। बेरी सोचता है कि यूका सिर्फ इसलिए इंप्रेसिव लगता है क्योंकि वो न्यूबीज की टीम में है, लेकिन साइमन ने असल में सुना था कि यूका हाल ही में ए रैंक पर प्रमोट हुआ है, इसलिए हो सकता है कि वो सच में उतना अच्छा हो। इसके अलावा यूका की पॉपुलैरिटी अभी उनकी सबसे बड़ी चिंता नहीं है। थंडर पाइक हाल ही में अपने क्वेस्ट्स में लगातार फेल हो रही थी और साइमन मानता है कि समस्या उन सब नए रिक्रूट्स में है जिन्हें वो हायर कर रहे हैं, जो उसके शब्दों में हमेशा नालायक निकलते हैं। उनमें से कोई भी एक दिन से ज्यादा नहीं टिकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि उनकी टीम में कोई गड़बड़ हो। उनकी टीम के बारे में बात करते हुए साइमन पूछता है कि जेमी वहां क्यों नहीं है। कैमिरा बताती है कि जेमी का ड्रिंक पीने का मन नहीं था। साइमन गुस्से में है, ये बताते हुए कि जब से उस मिशन में जेमी पर भेड़िए ने हमला किया था, वो लगातार टीम को नीचे खींच रही है। इस बीच जेमी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है, वो घंटों तक यूका के लाइव स्ट्रीम के वीडियो रिपीट पर देखते हुए। थंडर पाइक के दूसरे मेंबर्स को एहसास होने लगा है कि यूका शायद टीम के लिए उससे कहीं ज्यादा कीमती था जितना उन्होंने शुरुआत में सोचा था। क्योंकि यूका अपनी कम सैलरी की वजह से गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो उसे वापस लाने के लिए थोड़ा ज्यादा हिस्सा ऑफर कर सकते हैं। और जबकि जेमी इन दिनों मुश्किल से ही कोई योगदान दे रही है, वो बस उसका हिस्सा कम कर सकते हैं। कुछ घंटे बाद यूका और बाकी लोग अपने मिशन की सफलता की रिपोर्ट करने के लिए गिल्ड वापस आते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वो साइमन को वहां इंतजार करते हुए पाते हैं। साइमन को दोबारा देखकर यूका को थोड़ा गुस्सा आता है, इसलिए वो लड़कियों से कहता है कि वो उसके बिना अंदर चली जाएं, और फिर वो साइमन से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। साइमन सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि वो यूका को थंडर पाइक में दोबारा शामिल होने का सम्मान दे रहा है।
यूका को विश्वास नहीं होता कि साइमन के मुंह से ऐसी बकवास निकली, लेकिन साइमन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि यूका का अबिस गेट तक पहुंचने का सपना सिर्फ तभी पूरा हो सकता है अगर वो थंडर पाइक जैसी ए रैंक पार्टी का हिस्सा हो। इसके ऊपर साइमन बताता है कि जब से यूका गया है, टीम क्वेस्ट पूरा करने में स्ट्रगल कर रही है। साइमन दावा करता है कि वापस आकर स्थिति को ठीक करना यूका की जिम्मेदारी है। यूका साइमन की हर बात सुनता है, लेकिन अफसोस कि उसे कोई परवाह नहीं है। भले ही वो बचपन के दोस्त रहे हों, यूका के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। साइमन ने उसे जितनी बेइज्जती की है, उसके बाद उसने फैसला किया कि उसे साइमन से और कुछ नहीं लेना देना। यूका मुड़ता है और अंदर चला जाता है, साइमन को उसके किए के परिणामों से निपटने के लिए छोड़ देता है। इस बीच बेसियो पूरी बातचीत देख रहा था और उसके दिमाग में एक बुरा आइडिया बनता हुआ लग रहा है। यूका लड़कियों से मिलता है जो तुरंत बाहर वाले आदमी के बारे में पूछती हैं। यूका बताता है कि वो साइमन था, उसकी पुरानी पार्टी का लीडर। ये सुनकर मरीना चिंतित हो जाती है कि यूका शायद थंडर पाइक दोबारा ज्वाइन कर लेगा, लेकिन यूका उसे विश्वास दिलाता है, जैसा उसने पहले कहा था, कि धरती पर कोई भी चीज उसे उस डिजास्टर पार्टी में वापस जाने के लिए मना नहीं कर सकती। इस बात को अलग रखते हुए उन्हें अभी भी अपने मिशन की सफलता की रिपोर्ट गिल्ड को देनी है, इसलिए ग्रुप रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ता है। जब ये काम हो जाता है, वो सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ड्रिंक्स लेने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन यूका सबको एक मीटिंग के लिए इकट्ठा करता है ताकि वो लड़कियों को मिले क्वेस्ट के बारे में बता सके। मरीना, जो पहले से ही उत्साहित और निकलने के लिए तैयार है, उसे यूका जल्दी से बैठने के लिए कहता है और कम से कम पहले क्वेस्ट की डिटेल सुनने को कहता है। वो बताता है कि उनकी पार्टी को अर्थवीज ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। लड़कियां ये सुनकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि अर्थवीज देश की सबसे मशहूर वर्कशॉप है। असल में सिल्क का धनुष वहीं बना था, जिससे ये उनके लिए एक बड़ा सम्मान था कि उन्हें खास तौर पर चुना गया। फिर भी लड़कियां ये सोच के खुद को रोक नहीं पाती कि अर्थवीज सभी पार्टियों में से खास तौर पर क्लोवर को ही क्यों चुनेगी। यूका साफ करता है कि अर्थवीज महिलाओं के लिए एक नई लाइन ऑफ इक्विपमेंट पेश कर रहा है, जो फैशनेबल और सुरक्षात्मक दोनों होने के लिए डिजाइन की गई है। मूल रूप से वो चाहते हैं कि मरीना, सिल्क और रेन नई आउटफिट्स पहनकर एक डंजन क्लियर करें ताकि ब्रांड का प्रमोशन हो सके। मरीना को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो असल में अर्थवीज जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के लिए पोस्टर गर्ल्स बनने जा रही हैं, जबकि सिल्क और रेन पहले से ही तैयारी में अपने बाल ठीक कर रही हैं। ये एक शानदार डील है। उन्हें एक डंजन जीतने के लिए पैसे मिलेंगे और बाद में आर्मर भी रखने को मिलेगा। इसके साथ वो यूका को बताती हैं कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर रही हैं और ग्रुप जल्द ही एन रूइंस डंजन के लिए निकल जाता है। जब क्वेस्ट का दिन आखिरकार आता है, यूका डंजन के अंदर लड़कियों से मिलता है जहां वो पहले से ही अपने नए अर्थीज गियर में बदल चुकी हैं। वो उनकी तारीफ करता है, कहते हुए कि वो सब बहुत प्यारी लग रही हैं, और कहता है कि सिर्फ दिखने के अलावा इक्विपमेंट बहुत ही फंक्शनल है, जिससे ये उनके लिए एक परफेक्ट फिट है। हालांकि किसी वजह से रेन उससे नाराज लग रही है, हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं क्यों। जैसे ही ग्रुप डंजन में कदम रखता है, यूका बताता है कि ये काफी पुराना है और इसमें सिर्फ 4 फ्लोर्स हैं, लेकिन सबसे नीचे एक अलग डंजन की तरफ जाने वाला एक प्रवेश द्वार है, जिन्हें उन्हें इस दूसरे डंजन के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए क्लियर करना है। यूका उन्हें बताता है कि उन्हें सीढ़ियां लेनी होंगी, लेकिन ये सीढ़ियां बेहद लंबी हैं। ये सुनकर मरीना सुझाव देती है कि समय बर्बाद करने के बजाय वो तेजी से नीचे उतरने के लिए बीच में एक रस्सी से रिपेल कर सकते हैं। यूका मानता है कि आम परिस्थितियों में मरीना सही थी और कईयों ने पहले भी उस अप्रोच को ट्राई किया है, लेकिन वो बताता है कि इस डंजन में एक डिस्टॉर्शन फील है जो किसी को भी निर्धारित पथ से भटकने से रोकता है। वो उन्हें सावधान रहने और फील में फंसने से बचने की चेतावनी देता है। इसी बीच वो ये नोटिस किए बिना नहीं रह सकता कि रेन अभी भी परेशान लग रही है, जिससे वो उसे पूछने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। रेन चुप रहती है, लेकिन बाकी सबको ठीक पता है कि वो नाराज क्यों है। वो यूका को इशारा करती हैं, उससे रेन के आउटफिट को गौर से देखने के लिए कहती हैं। यूका रेन को देखता है, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या उससे कुछ मिस हो गया, और तभी वो नोटिस करता है कि उसने आज अपने रिबन बो का रंग लाल के बजाय नीला कर लिया है। रेन इस बात से नाराज थी कि उसने इस पर उसकी तारीफ नहीं की थी, इसलिए यूका उसे कहता है कि ये उस पे अच्छा लग रहा है और वो काफी बेहतर महसूस करती है। दूसरे फ्लोर की तरफ अपना रास्ता बनाता है, जहां यूका अपने लैंटर्न का इस्तेमाल करके आगे एक ट्रैप देख लेता है। वो जल्दी से लड़कियों को पीछे हटने का निर्देश देता है, जबकि वो उसे संभालता है, जिससे जमीन, दीवारों और छत से भालों की एक बौछार निकल पड़ती है। ये उनके अंत का एक भयानक तरीका हो सकता था, लेकिन अब जबकि ट्रैप ट्रिगर हो चुका है, उनके लिए रास्ता सुरक्षित होना चाहिए। अब उन्हें सावधानी से भालों के बीच से निकलना है, इसलिए जब वो संकरे रास्तों से गुजर रहे होते हैं, यूका चेक करता है कि क्या किसी को दिक्कत हो रही है। खुशकिस्मती से उनके नए आर्मर के स्नग फिट की बदौलत लड़कियां बिना किसी समस्या के गुजरने में कामयाब हो जाती हैं।
जैसे ही वो कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं, यूका को अचानक आगे कुछ महसूस होता है और वो तुरंत लड़कियों को लड़ाई के लिए तैयार होने की चेतावनी देता है। ग्रुप अचानक खुद को ऑर्क्स के एक झुंड के सामने पाता है और जिस पल सिल्क उन पर नजर डालती है, उसके दिमाग में पीढ़ियों से चली आ रही गहरी नफरत फिर से उभर आती है। यूका समझता है कि ऑर्क्स एल्व्स के नेचुरल दुश्मन होते हैं, लेकिन वो सिल्क से शांत रहने का आग्रह करता है ताकि वो लापरवाही से कोई कदम न उठाए। उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि पहले शक्तिशाली मैजिक से हमला किया जाए, उसके बाद मरीना अपनी तलवार से उन्हें एंगेज करेगी, जबकि सिल्क पीछे से सपोर्ट देगी। यूका अपने एन्चांटमेंट स्पेल्स डालता है, जबकि रेन एक फायरबॉल तैयार करना शुरू करती है। जब उसका स्पेल तैयार हो जाता है, वो उसे ऑर्क्स पर लॉन्च करती है, उन्हें आग की लपटों में लपेट लेती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए यूका एक रॉक ब्लास्ट से फॉलो अप करता है। सिल्क उनके एक की गर्दन पर एक सटीक निशाना लगाती है, जबकि दूसरा कुचल जाता है, जिससे सिर्फ 2 बचते हैं। मरीना आगे बढ़ती है, जैसे ही आखिरी 2 ऑर्क्स आगे चार्ज करते हैं, लेकिन यूका जल्दी से एक पैरालाइज और स्लो स्पेल डालता है, उनकी हरकतों को धीमा करते हुए। इस ओपनिंग के साथ मरीना एक को साफ आधा काट देती है, जबकि सिल्क दूसरे की गर्दन पर एक सटीक निशाना लगाती है। मरीना फिर ऑर्क का सर 2 हिस्सों में फाड़कर फिनिशिंग ब्लो देती है। जब लड़ाई आखिरकार खत्म हो जाती है, यूका गिरे हुए ऑर्क्स के पास जाकर मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करता है, फिर सिल्क की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या अब वो शांत हो गई है। सिल्क अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो जब भी किसी ऑर्क को देखती है तो गुस्से से भर जाने से खुद को रोक नहीं पाती। यूका समझता है कि वो ऑर्क्स के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये एल्फ होने का हिस्सा है। तभी मरीना यूका के पास आती है और उसे बताती है कि उसे अभी अभी ऑर्क के शरीर पर कुछ अजीब मिला है। वो उसे देती है और जांच करने के बाद यूका उसे एक मेमोरेंडम ऑफ रेवलेशन स्क्रोल के रूप में पहचानता है, एक आर्टिफैक्ट जो इस्तेमाल करने वालों में छिपी हुई काबिलियतों को उजागर कर सकता है। एक लो रैंक्ड ऑर्क के पास ऐसी चीज का होना अजीब है, लेकिन उसकी मौजूदा खराब हालत में उसकी कीमत काफी कम हो जाती है। हालांकि इसे बेचने के बजाय जो एक बर्बादी होगी, यूका फैसला करता है कि वो इसे रिपेयर करेगा और किसी एक लड़की को इसे इस्तेमाल करने देगा। सिल्क पूछती है कि अगर उनमें से कोई एक स्क्रोल इस्तेमाल करता है तो क्या होगा, जिसके बाद यूका बताता है कि इससे एक छिपी हुई प्रतिभा अनलॉक होगी। उदाहरण के लिए ये एक दूसरा जॉब या शायद एक नया स्किल दे सकता है। ये सुनकर रेन और सिल्क सहमत हैं कि जब रेवलेशन स्क्रोल रिपेयर हो जाए तो मरीना को ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ एक ही जॉब है। मरीना एक्सेप्ट करने में थोड़ी हिचकिचाती है, क्योंकि स्वर्ड मेजेस रेयर होते हैं और उसे यकीन नहीं है कि उसमें एक बनने की क्षमता है। फिर भी यूका सोचता है कि ये ट्राई करने लायक है, क्योंकि भले ही उसे दूसरा जॉब ना मिले, हो सकता है कि वो किसी तरह की छिपी हुई काबिलियत का पता लगा ले। उसी पल ऑर्क्स को हराने के इनाम के रूप में एक चेस्ट प्रकट होता है। खोलने के बाद वो आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि वो फ्लोर्स के बीच ब्रेक रूम तक नहीं पहुंच जाते। चेस्ट के अंदर उन्हें एक मैजिक बैग मिलता है, जो तुरंत रेन को खुशी से उछलने पर मजबूर कर देता है, खासकर जबकि सब सहमत हैं कि वो उसे ही ये मिलना चाहिए। मैजिक बैग सपोर्ट रोल्स वालों के लिए खास तौर पर उपयोगी होते हैं, जिससे वो इसके लिए एक आदर्श पसंद बन जाती है। यूका हालांकि कहता है कि अगर उन्हें भविष्य में एक और मिलता है तो सिल्क के लिए उसे रखना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इससे वो ज्यादा तीर ले जा सकेगी। जब उनका ब्रेक खत्म हो जाता है, सब उड़ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूका टीम के नुकसान और फायदों का आकलन करने का फैसला करता है। वो अपने एक स्क्रोल का इस्तेमाल करने पर विचार करता है, लेकिन इसके खिलाफ फैसला करता है क्योंकि उसके माना लेवल्स अभी भी अच्छी हालत में हैं और मरीना बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। सिल्क ने ऑर्क्स के साथ लड़ाई के दौरान 5 तीर इस्तेमाल किए, लेकिन उसके पास अभी भी 20 बचे हैं। जहां तक रेन की बात है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जबकि सब अभी भी अच्छी हालत में हैं। वो तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। यूका सबको याद दिलाता है कि वो हाई अलर्ट पर रहें, क्योंकि भले ही इस फ्लोर पर कोई डेजिग्नेटेड फ्लोर बॉस ना हो, उन्हें अभी भी किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अतीत में प्रवेश द्वार कई शैडो स्टॉकर्स द्वारा भारी सुरक्षा में था। जितना यूका जानता है, ये प्राणी चमकती आंखों वाले ठोस काले मैनेकिन जैसे दिखते हैं। हालांकि उन्हें सालों से नहीं देखा गया है, इसलिए कोई चांस नहीं है कि वो यहां एक से टकराएं, या कम से कम वो ऐसा मानता है। लेकिन तीसरे फ्लोर से एक चमकती आंखों वाला काला मैनेकिन उन्हें गुस्से से घूर रहा था। मरीना पूछती है कि क्या उन्हें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। वो चीज निश्चित रूप से एक शैडो स्टॉकर है, और यूका सोचता है कि ये अविश्वसनीय है कि वो असल में यहां एक देख रहे हैं। इसलिए वो सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्डर उसकी एक अच्छी व्यू ले।
शैडो स्टॉकर डरावना लग सकता है, लेकिन उन्हें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शैडो स्टॉकर अचानक नीचे कूदता है, बिना किसी मेहनत के डिस्टॉर्शन फील्ड को पार करते हुए, जैसे कि वो वहां था ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो शायद गंभीर मुसीबत में पड़ सकते हैं। यूका तुरंत सबको लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश देता है और लड़कियों को जितना हो सके एनहांस करने के लिए एक स्क्रोल ऑफ मल्टी एन्चांट निकालता है। लेकिन सभी बफ्स के बावजूद शैडो स्टॉकर का पहला हमला मरीना को एक ही झटके में गिरा देता है। रेन जल्दी से मरीना के पास जाकर उसे हील करती है, जबकि सिल्क कवर देती है। फिर भी यूका अभी भी शॉक में है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि शैडो स्टॉकर ने उसके मल्टी एन्चैंट बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ दिया। शैडो स्टॉकर एक और हमले की तैयारी करता है, जिससे यूका आगे बढ़कर अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर कास्ट करता है। लेकिन शैडो उसे आसानी से तोड़ देता है, जिससे यूका को एहसास होता है कि उसके हमले खास तौर पर बैरियर्स को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किए गए होंगे। अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हुए वो अपने ऊपर ब्लिंक शैडो कास्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो एक हिट मारने वाला होता है, शैडो अचानक मुड़ता है और एक डार्क मैजिक कर्स से काउंटर अटैक करता है, जिससे यूका पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। शैडो फिर एक और कर्स डालता है, लेकिन रेन उसे एक होली शील्ड से रोक लेती है, जबकि सिल्क अपने ड्रायड वाइन से काउंटर अटैक करती है। जब शैडो बिजी होता है, रेन यूका को हील करने की कोशिश करती है, जैसे उसने मरीना के साथ किया था। लेकिन उसके डर के लिए उसे पता चलता है कि यूका सांस नहीं ले रहा है। उसी समय शैडो सिल्क की पीठ पर वार करता है और मरीना उसे भगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो उसे मार नहीं पाती। अब सभी लड़कियां गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन शैडो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आगे बढ़कर दर्जनों इक्लिप्स कैनन्स कंजोर करता है, उन्हें सीधा ग्रुप पर लॉन्च करते हुए। ये उनका अंत हो सकता था, लेकिन आखिरी पल में यूका वापस आ जाता है। वो फर्श को 1000 ट्रिप स्पेल से कवर कर देता है ताकि शैडो भाग ना सके, और फिर वो उसे कमजोर करने के लिए हर संभव डीबफ इफेक्ट स्पैम करना शुरू कर देता है। अब जबकि लड़कियां लड़ने की हालत में वापस आ गई हैं, सिल्क शैडो को अपने वाइन्स में लपेट लेती है, जिससे रेन को शैडो को मिटाने के लिए अपना अनडेड स्पेल कास्ट करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। मरीना इस राहत से अभिभूत होकर कि यूका अभी भी जिंदा है, अपने हाथ उसके चारों ओर एक टाइट हग में डाल देती है। जब मरीना उसे छोड़ देती है, यूका उससे दिल से धन्यवाद करता है, ये मानते हुए कि अगर उसने शैडो स्टॉकर को उस समय नहीं देखा होता तो वो सब बेखबर पकड़े जाते और इसका मतलब पूरे ग्रुप के लिए निश्चित मौत होता। वो फिर रेन की तरफ मुड़ता है और शैडो पर उसके विचार पूछता है। रेन बताती है कि जबकि वो अनडेड था, उसका माना पूरी तरह से अनियमित था, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका अस्तित्व ही अप्राकृतिक हो। इसके अलावा उसे डिस्टॉर्शन फील्ड को बाईपास नहीं कर पाना चाहिए था, जो इस बात का मजबूत संकेत देता है कि ये एक डंजन ओवरफ्लो का नतीजा था। वो प्रस्ताव देता है कि उन्हें कम से कम वापस ऊपर जाने से पहले अपना क्वेस्ट पूरा कर लेना चाहिए। इस मामले में मरीना पूछती है कि क्या उन्हें एक स्ट्रीम के साथ सबको शैडो स्टॉकर के बारे में सूचित करना चाहिए, लेकिन यूका नहीं चाहेगा क्योंकि वो अर्थीज की अनरिलीज्ड इक्विपमेंट लाइन पहने हुए हैं। इसीलिए वो इसे क्लाइंट की अनुमति के बिना पब्लिक को नहीं दिखाना चाहता है। वो आगे बढ़ते हैं, कॉरिडोर से अपना रास्ता बनाते हुए, जब तक कि वो अबैंडन्ड सिटी की तरफ जाने वाले दरवाजे तक नहीं पहुंच जाते। कहानियों के अनुसार लोग कभी बहुत पहले इस जगह पर रहते थे, हालांकि उनका क्वेस्ट सिर्फ उन्हें गेट तक पहुंचने की मांग करता है, अंदर नहीं। इसीलिए मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे छूने के बाद वो मुड़ते हैं और सतह पर अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। जब वो खत्म कर लेता है, वो बाहर जाकर लड़कियों से मिलता है जो उसका इंतजार कर रही थीं। सिल्क तुरंत पूछती है कि कैसा रहा, और यूका बताता है कि उसने उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज सबमिट कर दी है और गिल्ड को शैडो स्टॉकर के बारे में सूचित कर दिया है। चूंकि गिल्ड शायद बाद में उनसे इसके बारे में इंटरव्यू करना चाहेगा, इसीलिए वो सुझाव देता है कि वो अगले 2 दिन की छुट्टी लें और आराम करने के लिए क्वांटो शहर में रुकें। मरीना को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उत्साह से यूका से पूछती है कि क्या वो उन सबके साथ एक डेट पर जाना चाहेगा। उन्हें मना करने का कोई कारण न देखते हुए यूका उनके साथ दिन बिताने के लिए सहमत हो जाता है।